इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम की दृष्टि से, वो वाले रखने वाले हैं। ठीक है, तो फटाफट से जुड़ जाओ और एमसीक्यू क्वेश्चन होने वाले, तो आपको भी आंसर करना है साथ में। ओके, फटाफट से जुड़ जाओ फटाफट से। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं जो कि रीट वालों के एग्जाम तो आ गए। क्या हालचाल आपकी, पढ़ाई हो रही होगी या फिर अभी भी एक दिन पहले पढ़ने वाला सिस्टम है? पढ़ने लग जाओ पढ़ने। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, स्वस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य है। मौन पठन करना, बच्चों के पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना, बोल बोलकर पढ़ना या द्रुत गति से पठन करना। आपको भी आंसर करना है साथ ही में। सबसे पहले देखते हैं आवाज आ रही है नहीं आ रही है, चेक करते हैं। इस चैनल पर मेरी फर्स्ट लाइव क्लास हो रही है। ठीक है, देखो अब इसका आंसर क्या होगा, स्वस्वर पठन, यानी कि आप स्वस्वर के साथ अगर पठन कर रहे हो तो इसका क्या उद्देश्य हो सकता है? मौन पठन करना? बिल्कुल नहीं हो सकता। बच्चों के पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना, बोल बोलकर पढ़ना है, द्रुत गति से पढ़ना। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी वाला, बच्चों की पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना। अगर आप बोल बोल के पढ़ोगे, स्वर के साथ पढ़ोगे तो क्या होगा? आपकी जो बोलने की जो झिझक है ना, वो क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। पढ़ना कौशल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है शब्दों वाक्यों को शुद्ध रूप से उच्चारित करना। अगर आप पढ़ रहे हो तो उसमें ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है? शब्दों वाक्यों को शुद्ध रूप से उच्चारित करना, केवल अक्षर पहचानना, तेज गति से पढ़ना या संदर्भानुसार अर्थ ग्रहण करना। अगर पढ़ रहे हो तो सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? देखो, शब्दों वाक्यों को शुद्ध रूप से उच्चारित करना, ये तो भाई पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट है ही, पर ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? केवल अक्षर पहचानना या तेज गति से पढ़ना या संदर्भानुसार अर्थ ग्रहण करना। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अर्थ को ग्रहण करना। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? द वाला, संदर्भानुसार अर्थ ग्रहण करना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर समझकर पढ़ने के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? चारों ऑप्शन देखो है, यहाँ पे हमें ये देखना है कि ऑप्शन में ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है। ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगा? देखो, फर्स्ट ऑप्शन है अपना तीव्र गति से पढ़ जाना, बोल बोलकर शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ना, लिखित सामग्री में शब्दों की पहचान करना, किसी लिखित सामग्री को निहार्थ समझना। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? देखो, तीव्र गति से पढ़ लेना, क्या ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है? नहीं। आप अगर धीमी गति से भी पढ़ रहे हो, उसको अर्थ को ग्रहण कर रहे हो, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? वो आपको समझ में आना चाहिए, वो अर्थ आपको समझ में आना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपके अकॉर्डिंग? डी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी लिखित सामग्री को निहितार्थ समझना, मतलब उसका अर्थ समझना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आगे चलते, अगला क्वेश्चन है, मौन पठन के विषय में धारणा है। इसमें पठन की गति धीमी हो जाती है, एकाग्रचित होकर पढ़ने का अभ्यास होता है, पढ़ने की धीमी ध्वनि होठों से निकलती है, इसे आदर्श वाचन के तुरंत बाद किया जाता है। क्या होगा इसका आंसर? देखो, इनमें देखो मौन पठन यानी कि अपन पढ़ते हैं ना खुद से, मतलब मन में पढ़ना, वो उसमें क्या होता है? उसमें विषय धारणा क्या? इससे पठन की गति धीमी हो जाएगी। क्या ये एकाग्रचित होकर पढ़ने का अभ्यास होगा? जी, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी वाला, क्योंकि हम क्या करते हैं? एकाग्र होके पढ़ना होता है ना, तो क्या करते हैं? मौन पठन करते हैं, ताकि हम खुद में क्या हो तो एकाग्रचित हो सके। मतलब अकेले पढ़ते हैं तो हमारा ध्यान क्या होता है? पढ़ने में ही होता है नॉर्मली। आगे चलते हैं, वाचन के समय पुस्तक की आंखों से दूरी होनी चाहिए। कितनी दूरी होनी चाहिए? जब आप पढ़ रहे हो पुस्तक को, तो आपकी आंखों से उसकी कितनी दूरी होनी चाहिए? फर्स्ट है 9 इंच, दूसरा है 10 इंच, तीसरा है 11 इंच और चौथा है 12 इंच। बताइए कितनी दूरी होनी चाहिए? आंसर कीजिए प्लीज। तो कौन सा हो जाएगा भाई? डी वाला, 12 इंच आपकी क्या होनी चाहिए? आंखों से दूरी होनी चाहिए। जब आप पढ़ रहे हो ना, तो पुस्तक से आपकी आंखों की दूरी कितनी होनी चाहिए? 12 इंच होनी चाहिए। ओके, आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थिति में आप कहेंगे कि पठन हो रहा है? पठन हो रहा है यानी पढ़ा जा रहा है, आप किस स्थिति में बोलोगे? अनुमान के साथ भाव ग्रहण करना, उचित गति एवं प्रवाह, प्रत्येक शब्द का सही उच्चारण या ध्वनि का उतार चढ़ाव। आप किस स्थिति में बोल सकते हो कि हाँ भाई पठन हो रहा है यहाँ पे? तो कौन सा जगह हो जाएगा? प्रत्येक शब्द का सही उच्चारण या तो कौन सा जगह? अगर आप सभी शब्द का उच्चारण सही से कर रहे हो तो वहां क्या बोलोगे भाई? वहां पर क्या हो रहा है? पठन हो रहा है, यानी सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कविता शिक्षण में मौन पाठ वर्जित है। जब आप
कविताएं पढ़ाते हो तो उसमें मौन पढ़ना वर्जित है। क्यों है ऐसा? क्यों है कि मौन क्यों वर्जित क्यों है? तो अपना ऑप्शन है फर्स्ट, समय का दुरुपयोग होता है, छात्रों का अवधान बाधित होता है, इससे रसानुभूति में व्यवधान होता है, या शिक्षण का प्रवाह समाप्त होता है। आंसर कीजिए प्लीज। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, अगर आप मौन पाठ करोगे तो क्या समय का दुरुपयोग होगा? नहीं, वो तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं बनता। क्या छात्रों का अवधान बाधित होगा? नहीं, इससे रसानुभूति में व्यवधान होता है। क्या होता है, जो कविता का रस है ना, एक्चुअल में जब हम मौन पाठन करेंगे तो उससे क्या होगा, रस की अनुभूति हमें नहीं होगी। तो क्या होगा, इससे रसानुभूति में व्यवधान होगा। ठीक है, शिवदत्त धौलपुर, वेरी गुड क्लास, थैंक यू सो मच। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेखन से संबंधित नहीं है। लेखन से ऐसा कौन सा है, यहाँ पे जो दिए हुए हैं 4 ऑप्शन, उनमें से लेखन से कौन संबंधित नहीं है? तो बैठने का उचित ढंग, क्या लिखने में नहीं आएगा क्या बैठने का उचित ढंग? आप कैसे बैठे हो, लिखोगे क्या उसपे? आप एक तो टेबल कुर्सी पे बैठे हो, क्या लिखने में आसानी हो जाएगी? और एक आप नीचे बैठे हो, तो दोनों में डिफरेंट है। तो बैठने का उचित ढंग इंपॉर्टेंट होता है। शुद्ध उच्चारण, क्या लिखने से शुद्ध उच्चारण का कोई संबंध है क्या? फिर अगला है लेखनी पकड़ने का ढंग। अब आप पकड़ कैसे रहो? छोटे बच्चे होते हैं ना, उन्हें पकड़ना भी नहीं आता। अगर पकड़ना नहीं आएगा तो क्या लेखन अच्छे से हो पाएगा? नहीं। आंखों से कागज की दूरी, आंखों से कागज की दूरी भी होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? अभी तो पढ़ा, कितनी होनी चाहिए? 12 इंच होनी चाहिए। तो बताओ यहाँ पर किससे क्या संबंधित नहीं है? तो शुद्ध उच्चारण, क्योंकि लिखने से शुद्ध उच्चारण का क्या संबंध हो सकता है? लिखना और बोलना दोनों भिन्न भिन्न है ना, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। ठीक है, संबंधित नहीं है ये पूछा गया है ना, तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा एग्जाम में भी। अब आगे देखते हैं, किसका संबंध बोलने के कौशल के विकास से नहीं है? जो बोलने का कौशल है ना अपना, उसका संबंध किससे नहीं है ये पूछा गया है। तो शुद्ध उच्चारण से, स्व वाचन से, कविता पाठ से, या प्रतिलिपि से? बताइए, इतना इजी क्वेश्चन है, आंसर तो आराम से बता दोगे ना। क्या हो जाएगा? देखो, किसका संबंध बोलने से नहीं, शुद्ध उच्चारण भी बोलने से संबंध होता है। आप बोल रहे हो ना, शुद्ध उच्चारित कर रहे हो, स्वर वाचन स्वर के साथ बोल रहे हो तब भी ये बोलने से। कविता पाठ, अगर कविता पाठ कर रहे हो तब भी बोलने से संबंधित है। क्या प्रतिलिपि संबंधित है क्या? नहीं है। तो अपने को भी क्या पूछा गया? जो नहीं है, तो क्या हो जाएगा? प्रतिलिपि इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उपचारात्मक शिक्षण में क्या नहीं होना चाहिए? जब नहीं बात आई ना, नेगेटिव क्वेश्चन पूछा गया तो आंसर भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। और जब पॉजिटिव क्वेश्चन पूछा जाए तो आंसर पॉजिटिव में ही आएगा। तो यहाँ पर हमें ये देखना है नेगेटिव पॉइंट क्या हो जाएगा। उपचारात्मक शिक्षण में क्या नहीं होना चाहिए? उत्साह, उपहास, अभ्यास या सहानुभूति, क्या नहीं होना चाहिए? नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे क्या बन रहा है? देखो, उत्साह तो होना चाहिए, उपहास होना चाहिए। क्या उपहास यानी एक नेगेटिव पॉइंट होता है ना, उपहास यानी किसी का मजाक बना रहे हैं, तो ये तो होना चाहिए। अभ्यास भी होना चाहिए, सहानुभूति भी होना चाहिए। पर उपचारात्मक शिक्षण में क्या नहीं होना चाहिए? उपहास नहीं होना चाहिए। तो बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपहास। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, अर्थ ग्रहण के कौशल के विकास के लिए अधिक उपयोगी क्या है? अगर आपको अर्थ ग्रहण करना है ना, तो उसके लिए ज्यादा उपयोगी क्या हो जाएगा? यहाँ पे तो 3 ऑप्शन ही है, सॉरी एक ऑप्शन पता नहीं कहाँ पे गायब हो गया। ओके, देखो अब बताओ कि अर्थ ग्रहण करना है ना, तो सबसे ज्यादा उपयोगी क्या हो जाएगा? व्याकरण शिक्षा, मौन वाचन या समाचार वाचन? अगर अर्थ ग्रहण करना है तो क्या आप व्याकरण शिक्षा लेकर अर्थ ग्रहण कर लोगे, क्या मौन वाचन से या समाचार वाचन से? तो भाई मौन वाचन जब करोगे ना, जब आप खुद के मन से पढ़ते हो ना, मन एकाग्रचित होकर, तो आपको ज्यादा समझ में आता है, ज्यादा आप क्या करते हो? अर्थ ग्रहण कर पाते हो। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? ये वाला, मौन वाचन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की कितनी बोलियां है? बताइए, हिंदी भाषा की कितनी बोलियां है? 15 है, 25 है, 18 है या 22 है? कितनी बोलियां है हिंदी भाषा की? कितनी बोलियां हो जाएगी? 18। किसको नहीं पता था? कितनी हो जाएगी? 18 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा? 18 आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, भाषा सीखने में शब्दकोश का बहुत महत्व है, निम्नलिखित में से शब्दकोश का सबसे कम महत्वपूर्ण उपयोग कौन सा है? देखो, यहाँ पर महत्वपूर्ण तो सभी है, पर बोला गया जो कम महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण तो यहाँ पे चारों चीजें होगी, पर हमें बताना यह है कि जो कम महत्वपूर्ण है किसमें? भाषा सीखने के शब्दकोश में। तो
अक्षरों का, वर्णों का क्रम में जानना। जैसे हम पढ़ते हैं ना, जब वर्णमाला पढ़ते तो कैसे पढ़ते, अ आ ऐसे ही पढ़ते हो ना, यहाँ से फिर क, फिर क ख, ऐसे ही पढ़ते हो। किससे पढ़ते हो, क्रम से। तो क्रम में होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या, मतलब कम इंपॉर्टेंट चीजें बतानी है। किसी शब्द का अर्थ जानना, किसी शब्द का अर्थ जानना तो भाई इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसी शब्द का समानार्थी शब्द जानना, ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी शब्द की सही वर्तनी जानना, वो भी सही है। पर क्या अक्षरों का, वर्णों का क्रम जानना। अब आपको शब्दकोश जानने, आपको वर्ड जानने, शब्द जानने, तो क्या उसके लिए क्रम होना इंपॉर्टेंट है क्या, क्रम होना थोड़ा कम महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो हमें भी क्या चाहिए, कम महत्वपूर्ण चाहिए। तो अ वाला राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, अक्षरों वर्णों का क्रम जानना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो प्रसिद्ध साहित्यकारों से परिचित करवाना, साहित्यिक विधाओं से परिचित और व्याकरणिक नियम सिखाना, हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक पढ़ाना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखो यहाँ पे आंसर भी पॉजिटिव होना चाहिए ना। तो यहाँ पर देखो सबसे लास्ट, अगर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक को पढ़ाना, क्या शिक्षक का यही दायित्व है कि वो पाठ्य पुस्तक को पढ़ाए, नहीं, ये तो नेगेटिव पॉइंट हो गया, तो वैसे ही रॉन्ग हो गया। साहित्यिक विधाओं से परिचित और व्याकरणिक नियम सिखाना, यहाँ पर सिर्फ साहित्यकारों से परिचित कराना, पर हमें क्या साहित्यिक विधाओं से परिचित करवाना है और क्या कराना, व्याकरण के नियम को सिखाना है। तो कौन सा हो जाएगा, बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, भाषा स्वयं में है, भाषा स्वयं में क्या है, भाषा क्या है एक्चुअल में, भाषा क्या है। आप बोलते हो ना, तो हिंदी इंग्लिश जो भी हम बोलते हैं वो एक्चुअल में है क्या, एक नियमबद्ध व्यवस्था है, एक जटिल चुनौती है, एक विषय मात्र है, या संप्रेषण का एक मात्र साधन है। फिर को बताओ, क्या एक जटिल चुनौती हो सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकती, चुनौती थोड़ी है। क्या एक विषय मात्र, हिंदी सिर्फ एक विषय है क्या आपके लिए, तो नहीं है। क्या संप्रेषण का एक मात्र साधन है, संप्रेषण का एक मात्र साधन नहीं है। हम इशारों से भी तो समझा सकते हैं ना। तो क्या हो जाएगा, ये एक नियमबद्ध व्यवस्था है, एक नियम बनाओ ना। व्याकरण अगर हिंदी है ना किसी नियम से चल रही होगी, तो क्या है ये, एक नियमबद्ध व्याकरण व्यवस्था है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, अ वाला आंसर हो जाएगा। हिंदी भाषा की कौन सी जो है ना विशेषता जो है नहीं है, हिंदी भाषा की कौन सी विशेषता नहीं है, ये पूछा गया है, ठीक है। अच्छे से पढ़ना, क्या बोला गया, नहीं है। तो भाषा का एक मानक रूप होता है, भाषा स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ती है, भाषा परिवर्तनशील नहीं है, भाषा अर्जित संपत्ति है। जब मैंने बोला कि आपको नेगेटिव क्वेश्चन पूछा गया ना, तो आंसर भी किसमें होना चाहिए, नेगेटिव में होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि हिंदी भाषा कौन सी विशेषता नहीं है, तो बताओ, भाषा एक मानक रूप तो होता है भाई, होता है, ठीक है। भाषा स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ती है, भी सही है, पर भाषा क्या परिवर्तनशील नहीं है, भाषा क्या बदलती नहीं है क्या, अभी कितना परिवर्तन हो चुका। तो भाई भाषा परिवर्तनशील है, यहाँ पे लिखा हुआ है नहीं है, तो ये कौन सा हो जाएगा, असत्य कथन हो जाएगा। तो कौन सी विशेषता नहीं है, भाषा परिवर्तनशील नहीं है, ऐसा तो नहीं है, भाषा तो परिवर्तनशील होती है। तो सवाल आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, हिंदी विषय की कक्षा में दहेज की समस्या पर कहानी पढ़ाना चाहते हैं, तो कौन सी विधि जो श्रेष्ठ रहेगी। अगर आप चाहते हो कि दहेज प्रथा के बारे में आप अपनी कक्षा में पढ़ाओ, तो आप कौन सी विधि अपनाना चाहोगे, ठीक है। आप टीचर बनोगे ना आगे चल के, जब रीट क्लियर कर लोगे तो क्या बनोगे, टीचर बनोगे। तो आप कैसे पढ़ाओगे, अगर दहेज प्रथा के बारे में आपको पढ़ाना है तो आप कैसे पढ़ाओगे, क्या व्याख्या विधि से पढ़ाओगे, या रंगमंच विधि से पढ़ाओगे, कक्षा अभिनय विधि से पढ़ाओगे, या ये सभी विधियों से आप पढ़ाओगे, किस विधि से आप पढ़ाओगे, बताइए किस विधि से पढ़ाओगे। क्या आप व्याख्या करके बताओगे कि भाई ऐसा दहेज होता है वो वगैरह, या फिर रंगमंच बना के, या कक्षा के जो विद्यार्थी उनको अभिनय देके, तो कौन सा बेस्ट रहेगा, स वाला कक्षा अभिनय विधि ही क्या रहेगी, इसके लिए श्रेष्ठ रहेगी। यानी अत्यधिक महत्वपूर्ण चीज जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, ज्यादा क्या होगी, जो मतलब स्टूडेंट को अच्छा मतलब कि समझा सके दहेज प्रथा, तो क्या हो जाएगा, कक्षा अभिनय विधि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, सबसे अच्छी शिक्षण विधि वह है जिसमें, वो शिक्षण विधि कौन सी श्रेष्ठ होती है जिसमें वह बहुत छोटी हो, क्या वो छोटी होनी चाहिए, विद्यार्थी पर आधारित क्रिया अधिक होनी चाहिए, या शिक्षक ही क्रियाशील होना चाहिए, या ये सभी। ज्यादा वो सबसे अच्छी शिक्षण विधि कौन सी होती है, अगर आप पढ़ा रहे हो तो कौन सी विधि को सर्वश्रेष्ठ मानोगे। क्या बहुत छोटी हो शिक्षण विधि आप शॉर्ट में लेके चलो, क्या वो श्रेष्ठ होगी, नहीं, क्योंकि छोटा रूप ना शॉर्टकट होता है ना, वो कुछ टाइम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, बट वो फिर आगे चलकर अपनी लाइफ में काम नहीं आता। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं ना ऐसे कि एक तो ऐसा होता है जो एक दिन पढ़ के भी अच्छा स्कोर कर लेता है, मतलब रट के है, और एक दूसरा स्टूडेंट तो वो समझता है
और उसके कम मार्क्स आते हैं। पर पता है वो लाइफ में सक्सेस कौन होगा, जो उस चीज को समझेगा। रटकर हो सकता है उस टाइम पे ज्यादा बेटर कर ले, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगा, आप उसको समझो। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे को बताओ, क्या बहुत छोटी हो? नहीं। और विद्यार्थी पर आधारित या फिर शिक्षक ही क्रियाशील होना चाहिए? तो भाई ये विद्यार्थियों पर आधारित क्रियाएं अधिक होनी चाहिए। आप विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हो तो उसमें क्या होनी चाहिए, उनमें क्रियाएं अधिक होनी चाहिए। ओके, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी विधि में अध्यापक सक्रिय और बालक निष्क्रिय होता है? ऐसी कौन सी क्रिया है जहां पर अध्यापक ही अपनी क्रियाशील हो रहा है और जो विद्यार्थी है ना, बालक है, वो निष्क्रिय है? तो मेरे को बताओ, पाठ्य पुस्तक, आगमन, कक्षा विनय विधि या ये सभी? तो बताओ किसमें बालक निष्क्रिय होगा और शिक्षक क्रियाशील होगा? तो कौन सा हो जाएगा? देखो, पाठ्य पुस्तक जब आप पढ़ाओगे तो भाई पाठ्य पुस्तक में क्रियाशील कौन होता है? कौन होता है? शिक्षक होता है ना। तो बाकी सब स्टूडेंट तो निष्क्रिय होते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? पाठ्य पुस्तक इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते, बालक की मां ने उसे बताया आकाश में चिड़ियाएं उड़ रही है। ये सुनकर बालक के मस्तिष्क में कौन सा बिंब बना है? अब आप छोटा सा बच्चा, आप उसको बोलोगे भाई आकाश में चिड़ियाएं उड़ रही है, या फिर हमारे सामने भी कुछ ऐसी बातें रख दे, कुछ मैं बोल दो आपकी माइंड में, जैसे कि एक आपका प्रिय शिक्षक, ऐसा बोल दो तो आपके माइंड में एक इमेज बनेगी। किसकी बनेगी? आपकी जो प्रिय टीचर है, जो आपके फेवरेट टीचर है, उनकी बनेगी। तो बताओ, वो जो सुन के आप क्या करोगे? सुन के बिंब बनाओगे। तो क्या दृष्टिबिंब बनेगा? दृष्टिबिंब यानी देखकर बिंब बनाना, श्रुतिबिंब यानी सुन के, विचार बिंब यानी अपने विचारों से बिंब बनाना, और एक भाव बिंब। तो बताओ कौन सा बिंब बनेगा? तो भाई उस बालक ने क्या सुना कि आकाश में चिड़िया उड़ रही है, तो सुन के उसने क्या बनाया? बिंब बनाया। तो क्या हो जाएगा? बी वाला आंसर हो जाएगा श्रुतिबिंब, इसका राइट आंसर हो जाने वाला है। आगे चलते हैं, व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि है जो सैद्धांतिक ज्ञान देती है, व्यावहारिक ज्ञान नहीं देती है? तो ऐसा कौन सी विधि है जो सैद्धांतिक ज्ञान देगी, व्यवहारिक ज्ञान नहीं देगी? जो मतलब व्यावहारिक ज्ञान जो जैसे समाज में रहना वगैरह जो भी हो जाता है वो व्यवहारिक ज्ञान हो जाता है, और एक सैद्धांतिक ज्ञान होता है, सिद्धांतों का ज्ञान होता है। तो मेरे को बताओ, निगमन, व्याकरण अनुवाद विधि, पाठ्य पुस्तक और ये सभी, इसमें कौन सी होगी जो सिर्फ सैद्धांतिक ज्ञान देगी, आपको व्यवहारिक ज्ञान नहीं देगी? तो जब आप निगमन की बात करो तो इसमें भी सैद्धांतिक ज्ञान ही दिए जाते हैं, व्याकरण अनुवाद में भी सैद्धांतिक ज्ञान होते हैं, और पाठ्य पुस्तक में भी सैद्धांतिक ज्ञान के बारे में बताया जाता है। तो ये सभी ही क्या हो जाएंगे? इसमें व्यवहारिक ज्ञान नहीं होंगे, क्या होंगे? सैद्धांतिक ज्ञान होंगे। तो ये सभी ही क्या आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भाषा सीखने में सबसे बड़ा बाधक तत्व हो सकता है? अगर आप भाषा सीख रहे हो तो उसमें सबसे बड़ा आपका बाधक तत्व यानी जो बाधा देता है या फिर कुछ प्रॉब्लम करता है, तो क्या होता है भाई? भाषाई प्रयोग के अवसर, इकाई परीक्षण, या भाषा में आकलन, या पाठ्य पुस्तक। आप अगर किसी भाषा को सीखना चाहते हो, मान लो अभी हमें हिंदी आती है बट अगर हमें इंग्लिश सीखनी है, तो उसमें सबसे बड़ा अपना व्यवधान या फिर बाधक क्या होगा? क्या भाषाई प्रयोग के अवसर? नहीं, हम नहीं अवसर मिलेंगे फिर भी हम बोल सकते हैं। इकाई परीक्षण, क्या भाषा में आकलन? जी, हमें क्या होगा? भाषा में अगर आकलन ही नहीं हो रहा, क्या हम सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, जब हमें यही पता नहीं है, तो बाधक तत्व क्या हो जाएगा? भाषा में आकलन। आकलन भी तो होना चाहिए ना, कि हम जो कर रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं वो सही है या नहीं, तो क्या हो जाएगा? भाषा में आकलन आंसर हो जाने वाला है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस विधि के द्वारा पढ़ाने पर गद्य के गुण दोषों की आलोचना करनी पड़ती है? आपको एक गद्य दिया होता है, आपको उसकी गुण और दोषों के बारे में बताना है, अगर गुण भी है तो भी बताने और दोष भी बताने, तो आप किस आलोचना करनी पड़ती है? तो किस विधि में करोगे? व्यास विधि में करोगे, खंडान्वय विधि में करोगे, तुलना विधि में करोगे, या व्याख्या विधि में करोगे? जब आपको गद्य के गुण और दोषों के बारे में बताना है तो किसमें बताओगे भाई? जब आप उसके क्या करोगे? व्याख्या करोगे। क्या करोगे? व्याख्या करोगे। तुलना तो किससे करोगे भाई? व्याख्या करोगे तो उसमें क्या करोगे? गुण भी बताओगे, उसके दोष भी बताओगे। आपको गद्य दिया जाता है, जैसे मान लो ये कोई गद्य है और इसके बारे में अगर आपको व्याख्या लिखनी है तो आप इसमें जो लिखा हुआ है उसके गुणों के बारे में बताओगे, दोषों के बारे में भी बताओगे, तो क्या हो जाएगी? व्याख्या विधि इसका आंसर हो जाएगा। कौन सी विधि में विद्यार्थी अक्षरों की आकृति को बनाना सीखता है? जो विद्यार्थी है ना, अक्षरों की आकृति बनाना सीखता है, वो किस विधि में सीखता है? फर्स्ट है रूपरेखा लेखन विधि, रचना अनुकरण विधि, स्वतंत्र लेखन विधि, या ये सभी? किसमें आप बनाना सीखोगे? आप अक्षर बनाना सिखाते हो, सबसे पहले जब स्टूडेंट आएगा तो आप उसको क्या करोगे? ऐसे अक्षर बना के दोगे, फिर उसको उस पे ऊपर बनाएगा लाइंस, ऐसे अक्षर बनाना सिखाओगे, तो वो क्या होगा? किस विधि में आता है भाई? रूपरेखा लेखन विधि में। रूपरेखा बनाना सिखाओगे तो क्या हो जाएगी? रूपरेखा लेखन विधि इसका आंसर हो जाएगा। आगे चल रहे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है, बुनियादी शिक्षा में कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? बुनियादी, अगर बुनियादी शिक्षा यानी फर्स्ट में जो शिक्षा दी जाती है, बुनियाद बनाते हो ना, तो उसमें कौन सी ज्यादा विधि जो है ना उपयोग में आएगी? फर्स्ट है प्रत्यक्ष विधि, सेकंड है अनुकरण विधि, तीसरी है आगमन विधि, और इनमें से कोई नहीं। बताओ कौन सी विधि ज्यादा, कौन सी सर्वश्रेष्ठ हो जाएगी, इंपोर्टेंट हो जाएगी, यानी बेस्ट कौन सी विधि रहेगी? तो कौन सी विधि रहेगी? आगमन विधि इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी विधि में व्याकरण शिक्षण गद्य पद्य शिक्षण के माध्यम से सिखाया जाता है? ऐसी कौन सी विधि है जिसमें व्याकरण को क्या गद्य और पद्य के शिक्षण से सिखाया जाता है? बताओ। फर्स्ट है आगमन विधि, दूसरा है समवाय विधि, तीसरा है निगमन विधि या सूत्र विधि। बताओ कौन सी विधि में आपको गद्य और पद्य के द्वारा व्याकरण को सिखाया जाएगा? तो यहाँ पर कौन सी हो जाएगी? समवाय विधि इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? समवाय विधि इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि निबंध शिक्षण की विधि कौन सी नहीं है? निबंध शिक्षण, अगर आपको निबंध को पढ़ाना है, निबंध को, तो आप कौन सी विधि नहीं ले सकते हो? देखो, रूपरेखा विधि, एक रूपरेखा बनाओगे। जब आप निबंध पढ़ा रहे हो तो एक रूपरेखा तो बनाओगे, प्रस्तावना दोगे, उसके बारे में बताओगे, उस टॉपिक के बारे में सबसे पहले टॉपिक होना चाहिए, फिर उसकी प्रस्तावना, तो रूपरेखा तो एक बनेगी ही सही। फिर स्वाध्याय विधि, क्या स्वाध्याय विधि नहीं, खुद को भी अध्याय करना पड़ेगा, तो ये विधि भी अपनाई जाएगी। चित्र वर्णन विधि या अभिनय विधि, आप ना एक लो जैसे कि स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान, ठीक है, उसमें अगर आप चित्रों से समझाना चाहो तो समझा सकते हो, ठीक है। पर अभिनय विधि, क्या आप किसी को अभिनय करवा सकते हो? भाई उसमें जो अभिनेता भी तो होना चाहिए, कौन कौन, भाई यहाँ पे तो शख्स भी होने चाहिए ना। तो कौन सी आप विधि नहीं अपना सकते हो? अभिनय विधि नहीं अपना सकते हो। आपको जब निबंध पढ़ाना तो क्या अभिनय करवा सकते हो किसी से? नहीं, तो क्या हो जाएगा? अभिनय विधि हो जाएगी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, यह अध्ययन के क्षेत्र की किसी शाखा की प्रमाणित पुस्तक होती है, यह कथन किसका है? किसका कथन है? फर्स्ट है डगलस, दूसरा है हालपेट्स, तीसरा लेस है और एक है हेरोकीकर। किसका कथन है ये? बताइए किसका कथन है ये? किसका कथन हो जाएगा? ये कथन हो जाएगा लेज का। किसका कथन हो जाएगा? लेज। भाई इनके नाम किसने रखे हैं? बड़े खतरनाक रखे हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी पाठ पढ़ाते समय शिक्षक का अपेक्षित व्यवहार है। जब आपको शुद्ध वर्तनी किसी वाक्य को मतलब अशुद्ध से शुद्ध की ओर बढ़ाना, तो आप कौन सा उपयोग में लोगे? क्या लोगे उपयोग में सबसे ज्यादा बेस्ट? कि आपको शुद्ध वर्तनी सिखानी है, बोलना सही, तो क्या करोगे? अशुद्ध वर्तनी युक्त शब्द का अवश्य बताएंगे। ये थोड़ी बताओगे शुद्ध वर्ड बताना है तो अशुद्ध वाक्यों को बताने लग जाओगे कि भाई ये अशुद्ध है। नहीं, तो दूसरा है केवल शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द ही बताए, या तो ऐसा करे कि शुद्ध वर्तनी बढ़ाए तो सिर्फ शुद्ध वर्तनी पे ही फोकस करे और वही बता दे। अगला है कि पहले शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द बताए तत्पश्चात उसका शब्द शुद्ध रूप से बताए। पहले शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द बताए तत्पश्चात उसका अशुद्ध रूप बताए। तो भाई सबसे बेस्ट क्या हो जाएगा? सबसे पहले आपको अगर शुद्ध वर्तनी सिखानी तो एक अशुद्ध शब्द बोलना, फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा? शुद्ध वर्तनी आपको बतानी पड़ेगी। सबसे पहले अशुद्ध वर्तनी बोलोगे, उसके बाद क्या करोगे? शुद्ध वर्तनी करोगे। बेस्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी वाला। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, छात्रों के विभिन्न क्षेत्रों की उपलब्धियों की प्रगति का लेखा जोखा कौन सी विधि में संचित होता है? यानी छात्रों के विभिन्न जो क्षेत्र में उपलब्धियां है ना, जो उन्होंने हासिल की है, उनकी जो लेखा जोखा वो किसमें होगा? क्या प्रश्नावली में होगा, क्या साक्षात्कार में होगा, क्या संचित अभिलेख में होगा, या वर्ग क्रम में होगा? किसमें होगा? कि विद्यार्थियों ने कोई उपलब्धि हासिल की तो भाई उसका लेखा जोखा आप कहाँ पे रखोगे? तो किसमें रखोगे? तो संचित अभिलेख में। किसमें रखोगे? संचित अभिलेख में। ओके, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन उपयोगी है? मूल्यांकन, आप मूल्यांकन करते हो ना, एग्जाम लेते हो, जैसे बढ़ा तो दिया, अब आपकी जैसे टेस्ट हो जाते हैं, एग्जाम हो जाते हैं, तो मूल्यांकन क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्यों मूल्यांकन किया जाता है? फर्स्ट है विद्यार्थी की प्रगति जानने में, विद्यार्थी की कक्षा उपस्थिति जानने में, विद्यार्थी के आचरण जानने में, या ये सभी? तो बताओ मेरे को कि अगर उसकी कक्षा उपस्थिति जाननी है तो उसके लिए भाई ये थोड़ी है टेस्ट लेना इंपॉर्टेंट है, मूल्यांकन करना जरूरी है? बिल्कुल भी नहीं है। विद्यार्थियों के आचरण के बारे में जानने में नहीं, किसके लिए? विद्यार्थियों की प्रगति जानने में, कि भाई उन्होंने कितनी मतलब कितना समझा है, क्या करे, कितनी प्रगति हासिल की है, मतलब कितना समझ में आ रहा है। तो क्या करोगे? विद्यार्थी की प्रगति जानने में मूल्यांकन क्या हो जाता है? उपयोगी हो जाता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण का सिद्धांत कौन सा है? भाषा सिद्धांत का जो है ना कौन सा है?
रुचि का सिद्धांत है। भाषा शिक्षण जो है क्या रुचि का सिद्धांत है? अवश्य है। प्रेरणा का सिद्धांत है? हाँ जरूर है। क्रियाशीलता का सिद्धांत है? ये भी है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ये सभी, डी वाला आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्लीज यार, ये इस चैनल पे ना, ये न्यू चैनल है, वैसे आप सभी को पता होगा हल्दी घाटी कोचिंग क्लासेस पे क्लासें होती थी हमारी, बट वो कुछ दिनों से चैनल थोड़ा सा लोएस्ट हो चुका था, उसमें व्यूज लोएस्ट आने लगे थे, तो हमने ये न्यू चैनल बनाया। तो प्लीज यार सपोर्ट जरूर कीजिएगा। अगर न्यू जुड़े हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको क्लास में थोड़ा सा भी लग रहा है ना कि हाँ अच्छी चल रही है, तो प्लीज अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा और प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप का ना कुछ भी नहीं जाएगा, पर हमारा जो है ना मोटिवेशन हाई होता है, और यहाँ पर आने और पढ़ाने में जो है ना थोड़ा सा मतलब ऐसा लगता है कि यार इंटरेस्ट आता है, और पढ़ाने में भी अच्छा लगता है, थोड़ा सा बेटर फील होता है। सो प्लीज जो भी न्यूज हो रहा है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, प्लीज यही रिक्वेस्ट रहेगी आप सभी से। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है? तो मैं आपको अपने जो विद्यार्थी उनके लेखन के बारे में जानना है कि भाई उनका मूल्यांकन करना हो, कैसे लिखते हैं, तो आप क्या करोगे? क्या अपने अनुभवों को लिखवाओगे, क्या श्रुति लेख लिखवाओगे, या पाठ आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखवाओगे, या सुंदर लेख का अभ्यास करोगे? तो लेखन क्या है? क्या ओनली अच्छी राइटिंग होना वही लेखक है, लेखन है क्या? आप अच्छे से अगर आपको लिखना ही नहीं आता और अच्छे से लिख रहे हो तो क्या वो लेखन हुआ? नहीं यार, लेखन का मतलब अपने अनुभवों को लिखना। जब वो विद्यार्थी अपने अनुभव लिखेगा ना, तो उससे क्या होगा, उसकी मतलब कि लिखने की भाई क्षमता जो है ना, उससे पता चलेगा ना। सबसे ज्यादा श्रुति लेख लिखवा रहे हो, जो आप बोल के लिखवा रहे हो, ये होता है ना, अगर आप बोल के लिखवा रहे हो तो भाई वही चीजें लिख रहा है जो हमने लिखी है। तो पर सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा? बेहतर क्या होगा? अपने अनुभवों को लिखना। ये सभी होता है भाई, ये लिखावट के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, ये भी एक विधि होती है, बट सबसे ज्यादा अच्छी या बोले कि जो सबसे बेहतर होगी वो क्या होगी? अपने अनुभवों को लिखना, यानी वाला ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं, लिखित भाषा का प्रयोग है। लिखित भाषा का प्रयोग, हम लिखित भाषा का प्रयोग कहाँ पर करते हैं? ठीक है, ऑप्शन है हमारे सामने कि केवल प्रतिवेदन लिखने में। क्या आप लिखने का सिर्फ प्रतिवेदन लिखने के लिए उपयोग में लोगे? तो बिल्कुल नहीं। कार्यालय कार्यों के लिए किया जाता है, अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है, केवल साहित्य सर्जन के लिए किया जाता है। आप भाषा का प्रयोग क्यों करते हो? जब आपको कुछ बोलना है, अपनी अभिव्यक्ति करनी है, तो क्या करते हो? किसी ना किसी भाषा का प्रयोग करते हो। अपनी मातृभाषा करते हो या फिर किसी भी भाषा का करते हो, तो क्या करते हो? अपनी अभिव्यक्ति करने के लिए भाषा का प्रयोग करते हो, यानी सवाल अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। किसका? भाषा का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, उच्च प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता का आकलन करने समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण हो जाएगा, महत्वपूर्ण तो सभी है, पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा? मिश्रित वाक्य संरचना, क्या विचारों की मौलिकता, वर्तनीगत शुद्धता, या तत्सम शब्दावली? क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्या करोगे? क्या मिश्रित वाक्य संरचना? नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा? विचारों की मौलिकता। क्या हो जाएगी? विचारों की मौलिकता ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगी? विचारों की मौलिकता इसका आंसर हो जाने वाला है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप भी आंसर कीजिए प्लीज, और क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा यार। थोड़ी सी देर आप जब 5 से 10 मिनट रुकते हो ना, तब आपको क्लास में समझ में आना स्टार्ट होता है। आप क्या करते हो? आते हो, चले जाते, भाई यहाँ पे अच्छे व्यूज नहीं आ रहे, भाई अच्छा नहीं पढ़ाते होंगे, ये नहीं होनी चाहिए। भाई स्टार्ट किया है अभी, मेरी तो भाई इस चैनल पे क्या होगी, फर्स्ट क्लास हो रही है लाइव, ठीक है? तो प्लीज यार आप सभी से निवेदन है मेरा, थोड़ी सी देर रुकिए, आप थोड़ी सी देर क्लास में रुकिए। आपको जब बेटर फील होगा ना, आप किसी को 1 मिनट 2 मिनट जज नहीं कर सकते ना 1-2 मिनट क्लास देख के। तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, और आप सभी ना अब अपना आंसर भी कीजिए प्लीज। जब मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ, जब आप भी आंसर करोगे तो बेटर लगेगा, फील होगा कि यार कोई तो जुड़ा हुआ है और पढ़ने वाला स्टूडेंट भी है। ठीक है, आगे देखते हैं। पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से। पाठ पढ़कर अगर आप किसी बच्चों से प्रश्न पढ़ा रहे हो तो क्यों पढ़ा रहे हो, क्यों बनवा रहे हो? ठीक है, तो इस बात का पता चलता है कि बच्चे प्रश्नवाचक शब्दों में परिचित है या नहीं। आप पाठ पढ़कर बोल रहे हो इससे प्रश्न बनाना, क्या इसलिए है कि वो प्रश्न बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं? या शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों को पाठ पर कितनी गहराई से समझ में आया है, या कक्षा कार्य की अच्छी युक्ति पूरी होती है, या प्रश्न बनाने की आदत का विकास होता है। तो फिर क्यों बनवा रहे हो आप कि पाठ से प्रश्न बनवा लेना, ताकि ये समझ में आ सके आपने जो पाठ पढ़ाया ना स्टूडेंट को कितना समझ में आया। जब वो प्रश्न बनाएगा तो क्या प्रश्न बनाएगा? जब उसको समझ में आया होगा। अगर आपको चैप्टर समझ में ही नहीं आया तो क्या आप क्वेश्चन बना पाओगे क्या? तो क्या हो जाएगा, शिक्षक को ये जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों को पाठ को कितनी गहराई से समझा है। आगे चलते हैं, हमें क्या लेने हैं? पॉजिटिव आंसर ही लेने हैं। जब हम करें तो पॉजिटिव आंसर होनी चाहिए, और जब नेगेटिव क्वेश्चन हो तो नेगेटिव आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है,
लेखन क्षमता को विकास करने के संदर्भ में आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? अगर आपको लेखन क्षमता को बढ़ाना है तो क्या करोगे? सुंदर लेखन का अभ्यास करोगे, अच्छी अच्छी राइटिंग लिखोगे। क्या इससे लेखन आपका सुधर जाएगा? लिखना, लिखावट एक अलग चीज है और लेखन अलग चीज है, दोनों में डिफरेंट होता है। लिखावट और लेखन में डिफरेंट है ना। मानक वर्तनी का प्रयोग सुनी पढ़ी और समझी हुई बातों को स्वाभाविक लिखित अभिव्यक्ति दिए हुए बिंदु और निर्देशों के आधार पर निबंध लिखना। तो सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, जब हमने कोई बातें सुनी है, कोई पढ़ी है या समझी है, तो उन बातों को हम जब स्वाभाविक रूप से लिखेंगे, एक तो होता है रट्टू तोता होता है, वो सिर्फ रट रट के लिख देगा, क्या उससे लेखन उसका सुधरेगा? बिल्कुल नहीं सुधरेगा। वो इस चीज को समझेगा, सुनेगा, तभी क्या उसको स्वाभाविक अपनी भाषा में लिखेगा, तो उससे क्या होगा, उसका लेखन क्या होगा, लेखन में क्या हो जाएगा, लेखन क्षमता का विकास होगा। क्या होगा? लेखन क्षमता का विकास होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा का शिक्षण उद्देश्य नहीं है? उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सी भाषा का जो है ना उद्देश्य नहीं होता है, ठीक है, बताना है। तो सही रूप से समझना, सही रूप से समझना तो कोई होता है व्याकरण के नियमों को रटना। क्या व्याकरण के नियमों को रटना हो सकता है? निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग, दूसरों के अनुभवों से जुड़ पाना और संदर्भों की चीजों को समझना। ठीक है, आप बताइए यहाँ पे क्या आंसर होना चाहिए। देखो, ये मैंने पहले ही बोला है कि रटना इट्स नॉट पढ़ना। ठीक है, ये अपनी अधूरी हिंदी और इंग्लिश मिक्स करी हमने। ठीक है, तो रटना क्या होगा भाई, रटना पढ़ना थोड़ी होता है। तो शिक्षण का उद्देश्य जो नहीं होना चाहिए, क्या होना नहीं होना चाहिए, रटना नहीं होना चाहिए। रट लोगे भाई, रट तो लेंगे हम, इतनी इजीली रट सकते हैं, पर वो रटा हुआ कितने दिन याद रहता है आपको? मेरे को ये बताओ, जब आपने कोई चीज रटी है तो ज्यादा से ज्यादा मैं बोल सकती हूँ, ज्यादा से ज्यादा बोल रही हूँ, 1 महीना याद रख लोगे क्या? उससे ज्यादा रख पाओगे नहीं, और उसी चीज को आपने समझा होगा तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में जरूर रहेगी। समझिए तो भाई हमेशा के ऐसे, मतलब ज्यादा टाइम के लिए। तो ज्यादा स्थिर कौन सा होता है? नियम को रटना नहीं, समझना होता है। स्थिर क्या होता है? समझना होता है, ना कि रटना। मैं भी यहाँ पे चाहूँ तो डायरेक्टली मैं क्वेश्चन पढ़ लूंगी, उसका ऑप्शन राइट कर दूंगी अगर आपको समझ में आता है तो। ठीक है, जो आपको बेटर लगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भाषा की व्याकरण की समझ को, जब भाषा की व्याकरण की समझ को केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, केवल लघुतर प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, सिर्फ निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, या संदर्भपरक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए? बताओ किस प्रकार के क्वेश्चन देकर आप आंकोगे कि भाई भाषा की समझ कितनी है, व्याकरण की समझ। तो क्या सिर्फ वस्तुनिष्ठ प्रश्न दे दोगे एमसीक्यू टाइप, तो ये तो नहीं हो, लघुतम प्रश्न ही नहीं, तो क्या होगा, संदर्भ मतलब प्रश्नों के माध्यम से आपको आंका जाना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्याकरण के ज्ञान का मुख्य उद्देश्य है। व्याकरण के ज्ञान का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है? भाषा प्रयोग में व्याकरण का ध्यान रखना, भाषा प्रयोग में अति शुद्धतावादी होना, व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषा याद करना, व्याकरणिक तत्वों की सूची बनाना। भाई क्यों व्याकरण, क्यों भाई, उद्देश्य क्या है व्याकरण पढ़ाने का? क्या उद्देश्य हो सकता है? ये व्याकरण पढ़ाई जाती है, व्याकरण का हमें ज्ञान होना चाहिए। क्यों भाई, क्यों ज्ञान होना चाहिए व्याकरण का? क्योंकि हमारे एग्जाम में आती है, इसीलिए ज्ञान होना चाहिए क्या? क्योंकि हमारे एग्जाम में आएगी तो हम याद कर लेंगे, हमारा तो यही उद्देश्य है भाई, एग्जाम पास करना है। तो भाषा प्रयोग में व्याकरण का ध्यान रखना, तो हम जब भाषा का प्रयोग करेंगे तो हमें क्या व्याकरण का ध्यान रखना होता है। जैसे हम हिंदी में भाई एक बिंदी भी नहीं हो ना तो पूरा चेंज हो जाता है, आपको पता है ना। जैसे वो रुको से जाने दो, सुना होगा ना, रुको जाने दो, ऐसा कुछ वर्ड था, है ना। वहां पर अगर कोमा की भी गलती हो जाती है ना, तो भाई हिंदी में तो भाई कोमा की गलती भी बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है। आगे चलते, तो क्या होता है, भाषा प्रयोग में व्याकरण का ध्यान रखना। ठीक है, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण का उपयुक्त प्रणाली है। आप उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण जो शिक्षण करा रहे हो उसमें सदा मतलब कि उपयुक्त प्रणाली कौन सी हो जाएगी? पाठ्यपुस्तक प्रणाली, समवाय प्रणाली, भाषा संसर्ग प्रणाली या आगमन प्रणाली? कौन सी बेस्ट होगी? कौन सी होगी बेस्ट? बताइए 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 बताइए। तो कौन सा हो जाएगा अपना? डी वाला आगमन प्रणाली इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आगमन प्रणाली। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो हमारे सामने है वो है, बच्चों को कम से कम बतलाना चाहिए, उन्हें अधिक से अधिक स्वतः ज्ञान द्वारा सीखना चाहिए। यह कथन किसका है? ये किसका कथन है कि बच्चों को ना कम से कम बताना चाहिए और अधिक से अधिक उन्हें स्वतः सीखना चाहिए? क्या सुकरात का है, क्या हर्बर्ट का है, क्या काउलर का है या फ्रोबेल का है? किसका कथन है? किसका कथन है? बताइए 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 बताइए। हमें क्या लेना देना भाई किसका कथन है, हमें तो बस एग्जाम पास करना, हम रट लेंगे एक दिन पहले, है ना। बी हर्बर्ट इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है
कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन जो है यहाँ पर असत्य है यानी रॉन्ग है। प्रश्नों का कर्म तर्क संगत होना चाहिए। प्रश्नों की रचना बालक के व्यवहारिक भाषा के अनुसार की जानी चाहिए। प्रश्नों का उद्देश्य के साथ संबंध नहीं होता है। सभी कथन सत्य है। बताइए क्या कौन सा असत्य हो जाएगा? जब प्रश्नों का उद्देश्यों के साथ संबंध नहीं होगा, आपको कोई प्रश्न जब बना रहे हो तो किसी ना किसी उद्देश्य से बनाया जाता है। अगर आपके पास कोई उद्देश्य ही नहीं है तो भाई उद्देश्य नहीं है तो प्रश्न बनाया क्यों है? उद्देश्य तो होना चाहिए। तो यहाँ पे रॉन्ग कथन कौन सा हो जाएगा? असत्य कथन कौन सा हो जाएगा? तो अपना कौन सा हो जाएगा? स वाला। प्रश्नों का उद्देश्य के साथ संबंध नहीं होता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बेसिक शिक्षा प्रणाली की विशेषता कौन सी नहीं है? बेसिक शिक्षा प्रणाली में कौन सी विशेषता नहीं है? तो मातृभाषा के माध्यम से ही शिक्षा दी जाती है। यह हस्त कौशल केंद्रित शिक्षा है। 6 से 14 वर्ष तक निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दी जाए। ये सभी है। बताओ बेसिक शिक्षा में क्या होना चाहिए? बेसिक शिक्षा में तो आपको भाई मातृभाषा के माध्यम से तो पढ़ाया जाता है। आपके पास स्टूडेंट आएगा तो डायरेक्टली ये थोड़ी कि उसकी मातृभाषा से बताना पड़ेगा तभी वो समझेगा। तो ये तो इम्पोर्टेंट है। हस्त कौशल से भी केंद्रित किया जाता है। पर क्या ये 6 से 14 वर्ष तक निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दी जाए, उसका बेसिक शिक्षा से क्या लेना देना? भाई ये तो एक रूल है जो सरकार ने बनाया जो कि पर ये बेसिक शिक्षा प्रणाली में विशेषता नहीं हो सकती। क्या विशेषता नहीं होगी? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध एवं स्पष्ट बोलने की योग्यता मिलती है। शुद्ध और स्पष्ट बोलने की योग्यता आपको कब मिलेगी? जब आप विषय वस्तु को विश्लेषण करने से, उच्चारण संशोधन द्वारा, वाचन द्वारा या कोई भी नहीं। आप जब स्पष्ट बोलना स्टार्ट करो तो किससे होगा? देखो सबसे ज्यादा कि हम क्या वाचन द्वारा, जो हम कोई चीज पढ़ रहे हैं क्या होगा? शुद्ध बोलना सीखेंगे ना कहीं से भी। जैसे पढ़ा इंग्लिश में बोलते हैं ना, नॉवेल्स पढ़ो, कुछ पढ़ो, बुक्स वगैरह पढ़ो, मूवीज देखो। ऐसे क्या होता है जब पढ़ते हो ना तो क्या होता है हम भाषा को ज्यादा सीख पाते हैं। तो क्या हो जाएगा? वाचन द्वारा। ठीक है आगे चलते हैं। हमें तो हिंदी तो आती है ना हिंदी को हमने इतना नॉर्मल ले रखा है कि भाई हिंदी में तो हो जाएगा ना। ऐसे ही नहीं होगा। प्लीज इसको सीरियस लेना स्टार्ट कर दो। पढ़ाई को भी सीरियस ले लो थोड़ा सा। आगे चलो। रचनात्मक लेखन की कौन सी विधा में सर्वाधिक अर्थ ग्रहण होता है? कविता में, निबंध में, कहानी में? कोई नहीं। ऐसा कौन सी चीज है जो आप अगर पढ़ रहे हो ना, पढ़ने से क्या होगा कि आपको जो ना सर्वाधिक अर्थ ग्रहण होगा। एक तो मैं आपको यहाँ पे सुनाऊं कविता, क्या आप ज्यादा अर्थ ग्रहण कर पाओगे? या मैं एक सुनाने लग जाऊं आपको निबंध, क्या समझ पाओगे? निबंध में सुनाओ यहाँ पे कितना समझ पाओगे? और वही जगह मैं आपको कहानी सुनाऊं तो वो इंटरेस्ट भी आएगा, समझ में भी आएगी और क्या होगा? अर्थ ग्रहण करोगे ना, पूरी कहानी को याद भी कर लोगे। अगर मैं कहानी सुनाने लग जाऊं तो कौन सा हो जाएगा? कहानी। कविता को हम एक टाइम में याद नहीं कर पाएंगे, अर्थ ग्रहण नहीं कर पाएंगे। निबंध को तो भाई दूर ही रखो, इतना जल्दी तो हम नहीं कर पाएंगे। तो क्या हो जाएगा? कहानी। क्या हो जाएगी? कहानी हो जाएगी। ठीक है आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गृह कार्य का उद्देश्य क्या है? आप होमवर्क देते हो स्टूडेंट को, क्यों दोगे? उसका उद्देश्य क्या है? कोई ना कोई तो उद्देश्य होता है। हम यहाँ पर आए हैं तो धरती का बोझ बढ़ाने नहीं आए, कुछ ना कुछ उद्देश्य से आए हैं। तो वैसे ही जब आप गृह कार्य दे रहे हो, होमवर्क दे रहे हो, तो किस दृष्टि से दे रहे हो? भाई हमें तो बोला गया होमवर्क देना है तो दे रहे भाई, है ना? इसलिए दे रहे हो? नहीं, किस लिए दे रहे हो? छात्रों में आत्मविश्वास लाने के लिए, अतिरिक्त समय का सदुपयोग करने के लिए, स्वाध्याय करने का अभ्यास होता है और ये सभी। बताओ अगर जब आप स्टूडेंट को दे रहे हो तो उससे क्या होगा? उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा। जब वो खुद से करेगा तो उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा। अतिरिक्त समय का सदुपयोग भी करेगा, उसके पास जो बचा हुआ समय है उसका सही उपयोग करेगा। नहीं तो खेलने में ऐसे ही बिगाड़ देगा ना समय तो। और स्वाध्याय करने में अभ्यास होगा, खुद अध्याय करेगा, खुद से पढ़ेगा तो उसका अभ्यास होगा। तो कौन सा हो जाएगा? डी वाला। ये सभी इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, छात्र शुद्ध कब लिख पाएंगे? छात्र जो है ना शुद्ध कब लिख पाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर देशी लोगर्डी। हाँ जी बिल्कुल राइट आंसर। आगे चलते हैं। छात्र शुद्ध कब लिख पाएंगे? छात्र कब शुद्ध लिख पाएंगे? जब छात्र द्वारा की गई अशुद्धियों से अभिभावकों को परिचित किया जाए। अगर आपने कुछ छात्र ने अशुद्ध लिखा है तो आप जाके पेरेंट्स को शिकायत करो, क्या उससे वो शुद्ध लिख पाएगा? जब छात्र को दंडित किया जाए, या अगर उसने अशुद्ध लिखा तो उसको आप दंड दे दोगे तो उसे सीख पाएगा क्या? जब छात्र को अपनी त्रुटियों का ज्ञान होगा, या फिर ये सभी। तो देखो जब स्टूडेंट को अपनी गलतियों का ज्ञान होगा तभी तो वो सुधार पाएगा, तभी तो अच्छे से लिख पाएगा। नहीं तो आप कितना भी दंड दे दो, पेरेंट्स से शिकायत कर लो, वो नहीं सीख पाएगा। तो सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा? जब छात्र को अपनी त्रुटियों का ज्ञान होगा। तो कौन सा हो जाएगा? स वाला आंसर हो जाएगा। अपनी त्रुटियां, अगर उसे गलतियां ही नहीं पता तो कैसे सुधार पाएगा, कैसे शुद्ध लिख पाएगा? तो क्या हो जाएगा? जब छात्र को अपनी त्रुटियों का ज्ञान होगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज आप भी आंसर कीजिए, तभी मेरे को अच्छा फील होगा। बिल्कुल राइट आंसर देसी लोग। ओके आगे चलते हैं।
आगे चलते अगला क्वेश्चन है, कौन सी पद्धति में बालक स्वयं अपना सुधार करता है? बालक जो है ना खुद से अपना क्या करता है? सुधार करता है। पेस्टालॉजी विधि, अनुकरण विधि, जैकोटॉट विधि या फिर ये सभी? ये क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है। तो किस विधि से बालक स्वयं अपना सुधार करता है? यानी कोई गलती की है तो वो खुद से सुधार करेगा। कौन सा होगा भाई? रीट वाले उतने टाइम से पढ़ रहे हो, अभी तो पता होगा ना। कौन सी हो जाएगी? जैकोटॉट विधि हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? जैकोटॉट विधि हो जाएगी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गद्य शिक्षण की विधि है। आप गद्य को पढ़ाते हो ना, किसी गद्य को, है ना? थैंक यू, नाइस क्लास, थैंक यू सो मच। देखो जब आप कभी गद्य शिक्षण विधि है वो क्या होगी? गद्य की शिक्षण विधि मतलब गद्य को पढ़ा रहे हो तो कौन सी शिक्षण विधि होती है भाई? रंगमंच विधि, खंड काव्य विधि, अर्थबोध विधि या शुक्रादि विधि? जब आप गद्य को पढ़ा रहे हो तो क्या करते हो? उसका अर्थ का अवबोध कराते हो। उसका क्या अर्थ है? जब आप गद्य पढ़ाने लगे तो क्या सिर्फ पढ़ाते पढ़ाते चले जाओगे? नहीं, उसका अर्थ क्या कराओगे? बोध कराओगे, स्टूडेंट्स को बताओगे भाई इसका अर्थ ये है। तो कौन सी विधि होती है? अर्थबोध विधि। कौन सी विधि होती है? अर्थबोध विधि। ओके, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाठ योजना बनाने के पीछे शिक्षक का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है? अगर वो पाठ योजना बनाया है कि भाई मेरे को ऐसे पढ़ाना है, यहाँ से स्टार्ट करना है और इतने टाइम में करना है, ठीक है, तो वो बना रहा तो उसके पीछे का उद्देश्य क्या होगा? उसका कक्षा में अनुशासन बनाए रख सके, छात्रों को व्यस्त रखना, शिक्षण को प्रभावी बनाना, या ये सभी? क्यों भाई, क्यों बना रहे हो आप ऐसा? क्यों बना रहे? ताकि आपका जो शिक्षण है ना वो प्रभावी बन सके। क्या बन सके? प्रभावी बन सके। ऐसा तो नहीं है हमें सिलेबस कवर कराना, तो सिलेबस तो चेक करना पड़ेगा, हमें तो बस सिलेबस करवाना है। ऐसे भी बहुत सारे टीचर्स होते हैं, तो अपनी तो यहाँ पे देखो आप अच्छे टीचर हो ना, बस यही हमारी आप सब मतलब यही विश रहेगी गॉड से कि आप सभी अच्छे टीचर बने। ओके, तो पढ़ना तो पड़ेगा, उसके लिए पहले तो खुद पढ़ना पड़ेगा ना। तो कौन सा हो जाएगा? सी वाला, बिल्कुल राइट आंसर, देशी ब्लॉगर। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कविता पाठ में छात्रों में कौन सी अभिव्यक्ति का विकास होता है? जब कविता पाठ करवाया जाता है ना तो छात्रों में क्या विकास होता है? कौन सी अभिव्यक्ति का विकास होता है? लिखित अभिव्यक्ति का? कविता पाठ, अगर आप कविता पाठ करा रहे हो मतलब कविता बुलवा रहे हो ना, तो किससे क्या होगा? लिखित अभिव्यक्ति होगी, क्या मौखिक अभिव्यक्ति होगी, क्या श्रवण अभिव्यक्ति होगी, या सभी होगी? तो कौन सी अभिव्यक्ति का विकास होगा? मौखिक अभिव्यक्ति का, बोलने का। किसका? मौखिक अभिव्यक्ति का क्या होगा? विकास होगा। तो कौन सा हो जाएगा? भाई ये तो बस ऐसे हो गया, ठीक है, तो आप ये से लिख सकते हो मौखिक अभिव्यक्ति। ठीक है, क्या हो जाएगा? मौखिक अभिव्यक्ति इसका आंसर हो जाने वाला है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, चित्रों पर प्रश्न करके रचना का शिक्षण ज्ञान कौन सी विधि में दिया जाता है? चित्रों पर आप प्रश्न कर रहे हो, कोई चित्र दे दिया और उस पर आपको प्रश्न किए जा रहे हैं, तो ये शिक्षण का कौन सी विधि हुई भाई? देखो और कहो विधि, चित्र रचना विधि, कहानी विधि या कोई भी नहीं? कौन सी विधि होगी? कौन सी विधि हो जाएगी? ड्रीम डॉक्टर, गुड आफ्टरनून मैडम जी, गुड आफ्टरनून ड्रीम डॉक्टर, गुड आफ्टरनून। देखो अब बताइए मेरे को कि इसका क्या आंसर हो जाएगा? बताइए बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा? कि चित्रों पे आप प्रश्न करके बता रहे हो, तो कौन सी विधि है? कौन सी होगी? बताइए ना आंसर प्लीज, मैं आपका वेट करती रहूं। ऐसे तो फिर क्लास तो क्या करते, कंटिन्यू चलने देते हैं ना, चलने देते हैं ना। क्या हो जाएगी? चित्र रचना विधि। कौन सी? चित्र रचना। चित्रों से आप क्या करोगे? क्वेश्चन बनाओगे, रचना करोगे, तो कौन सी विधि हो जाएगी? चित्र रचना विधि हो जाएगी। आगे चलते हैं, जब एग्जाम होता है ना हमें क्या लगता है? सारे ऑप्शन एक जैसे, जैसे रिश्ता देखने गए और 4 लड़कियां बतवा दी मतलब बताई गई आपको, तो आपको लगता है भाई चारों में से भाई सभी सर्वश्रेष्ठ लग रही है, वैसा ही लगता है ना? ऐसे लगता है आपको? हाँ जी, चित्र रचना विधि, बिल्कुल राइट आंसर। देशी ब्लॉगर, ड्रीम डॉक्टर, बिल्कुल राइट आंसर, बी वाला हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शैक्षिक निदान की कौन सी विधि नहीं है? शैक्षिक निदान, निदान यानी कि शैक्षिक निदान की कौन सी विधि नहीं है? तो बताओ। साक्षात्कार विधि, साक्षात्कार विधि यानी कि इंटरव्यू वगैरह जो, संचय अभिलेख विधि, निरीक्षण विधि, देखो और कहो विधि, इसमें से कौन सी विधि जो है नहीं है शैक्षिक निदान के लिए? राजेश चावला, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। बताओ क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्या हो जाएगा? बताइए 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 बताइए, क्या आंसर हो जाएगा इसमें? कौन सी विधि नहीं है? प्लीज यहाँ पे जरूर ध्यान दीजिएगा कि कौन सी विधि नहीं है शैक्षिक निदान के लिए। कौन सी नहीं हो जाएगी? देखो और कहो विधि। कौन सी विधि? देखो और कहो विधि, टी वाला आंसर हो जाएगा इसका। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, भाषा सीखने का सबसे अच्छा तरीका है, और आपको भाषा सीखनी है ना तो सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो जाएगा? सबसे बेटर डी शायद। शायद वाई, शायद क्यों यार?
डायरेक्टली एग्जैक्टली कर दो, आंसर कर दो भाई बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरा, ऐसे करना शायद नहीं। कॉन्फिडेंस होना चाहिए खुद पे, जो मैंने आंसर किया भले वो गलत हो पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मैंने दिया ना आंसर, दिया वही बड़ी बात है। तो कौन सा हो जाएगा? डी वाला, बिल्कुल डी वाला ही था ना, हाँ जी डी वाला हो जाएगा। तीसरी लोगे तो सर रॉन्ग हो गया आपका, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जब आप करोगे तभी तो सीखोगे, तो जो कर नहीं रहा है तो वो भाई, तो उससे तो बेटर हो ना कि आप कर रहे हो, ठीक है। आगे बताओ, भाषा सीखने का सबसे अच्छा तरीका है कहानी शिक्षण से, पद्य शिक्षण से, टेक्स्ट बुक को पढ़कर, समाचार पढ़कर। भाषा सीखने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा? क्या कहानी पढ़ के? कॉम्फर्ट कुछ नहीं है, फर्स्ट बार ऐसे एमसीक्यू सोल्व कर रही हूँ। अच्छा फर्स्ट टाइम कर रहे हो? रीट के एग्जाम है क्या आपके? किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप? रीट के लिए आए हो ना? देखो बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, भाषा सीखने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या हो जाएगा? कहानी पढ़ना, क्या सिर्फ पद्य पढ़ना, क्या सिर्फ समाचार पढ़ना है, टेक्स्ट बुक? तो क्या होगा, टेक्स्ट बुक को पढ़कर क्या हो जाएगा सबसे ज्यादा अच्छी भाई, कहानी या पद्य बिल्कुल नहीं होगा, टेक्स्ट बुक इसमें बेस्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पर हमें, मैंने बोला था कि यहाँ पे सारे ऑप्शन बिल्कुल सेम से लगेंगे, बस हमें देखना है कि सबसे ज्यादा कौन सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो कौन सा हो जाएगा? टेक्स्ट बुक को पढ़कर, क्योंकि सिर्फ कहानी या सिर्फ पद्य पढ़ के हम भाषा का अच्छा ज्ञान नहीं कर सकते। जितना कि टेक्स्ट बुक में सभी हो जाएगा, टेक्स्ट बुक में क्या कहानी भी आ जाएगी, पद्य भी आ जाएगा, अपना जो निबंध वगैरह सब आ जाएंगे ना टेक्स्ट बुक में, तो वह बेटर हो जाएगा, ठीक है, वो बेटर हो जाएगा आंसर। तो सी वाला, ये वाला जो टेक्स्ट बुक है ना उसको। अच्छा यहाँ पे भी ए लिखा हुआ है, यहाँ पे भी है, ऐसा प्रॉब्लम है क्या? तो इसको आप इसको, हाँ यार यहाँ पे रॉन्ग हो गया, यानी कि यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे रॉन्ग है ना, आप रॉन्ग नहीं हो, बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। वहां पे भी ए था, नहीं नॉलेज के लिए। अच्छा है ना, नॉलेज बढ़ा रहे हो। एक तो एग्जाम है ना उनके, वो भी पढ़ने नहीं आ रहे हैं, वो बोल रहे कि हम एक दिन पहले पढ़ लेंगे, स्पीड रखेंगे वीडियो की किस पे, 2x पर, किस पे रखोगे? 2x पे रखेंगे हम, तो एक दिन पहले और पढ़ लेंगे। इसीलिए हम तो अभी क्यों पढ़े भाई, एग्जाम तो 27 को है ना, हमें अभी क्यों पढ़े, हम तो क्या करेंगे, एक दिन पहले पढ़ लेंगे, ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं ना। तो देखो अब यहाँ पे बताओ, सब पढ़े सब बड़े का नारा किसने दिया? किसमें दिया गया है? किसमें दिया गया है कि सब पढ़े और सब बड़े? किसमें दिया गया है बताओ? साक्षर भारत अभियान में, भारत साक्षर अभियान में, सर्व शिक्षा अभियान में, या ये सभी किसमें दिया हुआ है नारा? बताइए 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 बताइए, किसमें दिया गया नारा? अगर रीट के एग्जाम में तो भाई आपको नॉलेज होना चाहिए, इतना तो आपने इतने टाइम से पढ़ा होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, किसमें दिया हुआ है नारा? ये किसमें दिया हुआ है? बताइए 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 बताइए, ठीक है। यहाँ पे भी थोड़े से रॉन्ग है, तो आप इसको ब माने और इसको स माने, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे आप ना 1 2 3 भी दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, ऊपर नीचे हो गया ना, इसीलिए। तो कौन सा हो जाएगा? जी सर्व शिक्षा अभियान, बिल्कुल राइट आंसर। जी सर्व शिक्षा अभियान इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऐसे भी लोग बिल्कुल राइट आंसर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुलेख व्यक्ति की शिक्षा का एक आवश्यक पहलू है, कथन किसका है? सुलेख यानी अच्छा लेख शिक्षा का एक आवश्यक पहलू है, किसने बोला था? फर्स्ट है सीताराम चतुर्वेदी ने, दूसरा चोम्स्की, और तीसरा महात्मा गांधी, और चौथा वाइगोत्स्की। बताइए किसने बोला था ये कि सुलेख व्यक्ति की शिक्षा का एक आवश्यक पहलू है? कौन बोल के चला गया यार, हमें याद करना पड़ रहा है, ये तो पता होना चाहिए ना। किसने बोला था? किसने बोला था? महात्मा गांधी जी ने बोला था। किसने बोला था? महात्मा गांधी जी ने बोला था, याद होने चाहिए ना महात्मा गांधी। तो कौन सा हो जाएगा? महात्मा गांधी का आंसर हो जाएगा। सुलेख व्यक्ति की शिक्षा का एक आवश्यक पहलू ये बोला है महात्मा गांधी ने। ओके आगे चलते हैं, अगला जो आंसर होगा, अगला क्वेश्चन है बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात योग्यता है। जो बच्चों में भाषा सीखने की जो योग्यता है ना, वो जन्मजात है। ये कथन किसका? सीताराम चतुर्वेदी, महात्मा गांधी, चोम्स्की या वाइगोत्स्की? भाई इनका चोम्स्की वाइगोत्स्की किसने नाम रखा? इनके पेरेंट्स को इनसे प्यार नहीं था क्या, जैसे नाम रख दिए इनके? भाई क्या नाम रखे, थोड़े से अच्छे रखने चाहिए ना इनके नाम। बताओ बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात योग्यता है, कथन ये किसका है? बताइए कथन किसका है? ये कथन है चोम्स्की का। किसका है? चोम्स्की का, बिल्कुल राइट आंसर, चोम्स्की का ये कथन है। ओके आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चे अपने सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से अर्थ ग्रहण करते हैं, कथन किसका है? ये कथन किसका है? तो बहुत सारे कथन 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 इतने कथन आ गए है ना, बताओ मेरे को कि कथन किसका है कि बच्चे अपने सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से अर्थ ग्रहण करते हैं? सीताराम चतुर्वेदी, महात्मा गांधी, चोम्स्की या वाइगोत्स्की? कौन है? जिनको नहीं पता एक तुक्का तो लगा दो कुछ मत करो, एक तुक्का तो लगा दो, क्या लगता है आपको?
एग्जाम में छोड़ क्या हो गया, तुक्के लगा क्या हो गया, यूं बताओ मेरे को। पढ़ना है ना, पढ़ना। यहाँ पे ना आंसर करोगे तब आपको लगेगा यहाँ पे मैंने रॉन्ग किया था, फिर आप राइट आंसर, हाँ जी यहाँ राइट होगा। तो इससे बेटर है कि आप आंसर करो, ताकि जब आप गलत हो तो आप उससे सीख सको। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, डी वाला वाइगोत्स्की, बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल राइट आंसर। देसी लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो आप, ऑल द बेस्ट, जरूर करोगे भाई। ऐसे ही पढ़ाई करते रहोगे ना, इसका ऐसे ही रखोगे कॉन्फिडेंस खुद पे और ऐसे आंसर करोगे और ऐसे पढ़ते रहोगे तो जरूर भाई टीचर जरूर बनोगे आप। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुकरण विधि का सामान्यतः प्रयोग किया जाता है। अनुकरण विधि का प्रयोग आप कहाँ करते हो, श्रवण में, वाचन में, लेखन में, या ये सभी किसमें होता है अनुकरण विधि का? अनुकरण विधि में किसका प्रयोग होता है? श्रवण का, वाचन का, लेखन का, ये सभी। बताइए 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 बताइए, फटाफट से बताइए। कौन, किससे? डी वाला हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा? ये सभी। अनुकरण विधि का प्रयोग हम बोलने में भी करते हैं, लिखने में भी करते हैं, वाचन मतलब वाचन में, श्रवण में और लेखन में, ठीक है। आगे चलते हैं। ये बोल देंगे अनुकरण विधि के कितने प्रकार है, तो कितने बता दोगे मेरे को बताओ? 3। कितने बता दोगे? 3। ये भी क्वेश्चन आ सकता है ना, अनुकरण विधि के कितने प्रकार है, तो 3 है। कौन कौन से? श्रवण, वाचन और लेखन। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला, ये सभी आंसर हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन असत्य है? इनमें से बताओ कौन सा जो कथन रॉन्ग है या असत्य है, बताना आपको। रूपरेखा लेखन विधि में अक्षरों की आकृति बनाना सिखाते हैं, ओके। अनुकरण विधि द्वारा नवीन रचनाएं करना सिखाते हैं। स्वतंत्र लेखन विधि प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक के लिए उपयोगी है। इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा है जो असत्य कथन लग रहा है आपको? कौन सा असत्य कथन लग रहा है आपको, बताइए कौन सा हो जाएगा? तो स्वतंत्र लेखन सिर्फ प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर के लिए ही उपयोगी होता है क्या? बताइए। नो, तो ये क्या हो जाएगा? असत्य कथन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असत्य कथन हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन असत्य है? भाई सत्य असत्य बहुत आ गए, ठीक है। तो सत्य असत्य बताइए कि कौन सा सत्य और कौन सा असत्य है। आगे देखिए, स्वतंत्र लेखन में अध्यापक शाम पट पर पूरा शब्द लिखता है, यहाँ पे असत्य बताना, ठीक है। स्वतंत्र लेखन में विद्यार्थी अपने अध्यापक का अनुकरण नहीं करता है। विद्यार्थी अपने शिक्षक का अनुकरण करके अपने भाषण कौशल का विकास करता है, या फिर कोई भी नहीं। जब आपको नेगेटिव चीज पूछी गई ना, तो आंसर भी किसमें होना चाहिए? नेगेटिव में होना चाहिए। और यहाँ पर आपको नेगेटिव क्या लगा, बताइए मेरे को, क्या नेगेटिव लगा यहाँ पे? तो भाई यहाँ पे तो सीधा ही दिखा हुआ है ना कि नेगेटिव पॉइंट कहाँ हो जाएगा। देखो, स्वतंत्र लेखन में विद्यार्थी अपने अध्यापक का अनुकरण ही नहीं करेगा, कि जब विद्यार्थी अपने अध्यापक का अनुकरण ही नहीं कर रहा है तो भाई ये तो भाई असत्य कथन हो जाएगा ना। अनुकरण तो करना पड़ेगा ना, जब शिक्षक कुछ बता रहा है तो विद्यार्थी को अनुकरण करना होगा, ठीक है। तो बी वाला इसका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर, जैसे लोग, ओके। आगे चलते हैं, बहुत सारी जगह यही ध्यान रखना पॉजिटिव और नेगेटिव में, है ना। आगे देखो, कौन सा कथन जो है ना असत्य है, बहुत ज्यादा असत्य आ गया, ठीक है। अध्यापक उच्चारण अनुकरण में बोल बोलकर शब्दों का उच्चारण विद्यार्थियों को सिखाता है। छात्र उच्चारण अनुकरण से शब्द बोलना सीखता है। रचना अनुकरण के अभ्यास के लिए कहानी लेख लिखने हेतु दिया जाता है, या इनमें से कोई नहीं। बताइए मेरे को क्या हो जाएगा। यहाँ पर मेरे को पता है कि बहुत सारे लोगों के माइंड में 2 ऑप्शन होंगे, जो अपने माइंड में आ रहे होंगे, भाई इन दोनों में से कोई एक होगा, ऐसा लग रहा है किसी को। क्या हो जाएगा आंसर? बेटर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या नहीं है रचना अनुकरण के लिए? क्या रचना? बताइए बताइए बताइए, बताओ आंसर बता दो, कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? सी वाला, रचना अनुकरण के लिए अभ्यास के लिए कहानी लिखनी। जब आपको रचना ही करनी है तो सब कहानी क्यों लिखने को? भाई अभ्यास के लिए कहानी क्यों, अभ्यास के लिए कहानी क्यों लिखने के लिए देंगे? खुद से लिखोगे ना, खुद की बनवाओ रचना अनुकरण में, यानी खुद की रचनाएं लिखोगे तो क्या हो जाएगा? स वाला हो जाएगा, ठीक है। कौन सा कथन असत्य होगा? सी वाला, ठीक है। कौन सा कथन सत्य है? अब असत्य बहुत हुआ, अब आएंगे सत्य कथन, राइट कथन। बताइए कि राइट कौन सा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बताना है, मारिया मोंटेसरी इटली की रहने वाली है। बताओ सत्य क्या है? क्या मारिया मोंटेसरी इटली की रहने वाली है क्या? मोंटेसरी पद्धति 2.5 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्रयोग में लाई जाती है। मारिया के अनुसार शिक्षा का गौण उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। ये सभी कौन सा कथन सत्य है? बताइए, जानते हो ये कौन है? मारिया कौन है? जानते हो कि नहीं जानते हो? बताओ कौन सा हो जाएगा, बताओ। तो सत्य हो जाएगा, मारिया के अनुसार शिक्षा का गौण उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास
होना चाहिए, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, सर्वांगीण विकास होना चाहिए, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, सी वाला, सवाल आंसर इसका हो जाएगा। जब आप एमसीक्यू लगाओगे तब आप अपनी तैयारी को चेक कर पाओगे, अपना आकलन कर पाओगे और एग्जाम में वो गलती आप नहीं करोगे। ये प्रॉमिस करोगे, आप डेली जुड़ोगे, प्लीज यार। जब आपके लिए ना जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक एमसीक्यू लगाए जाएंगे और वो भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। और देखना क्वेश्चन वहां से निकल के आएंगे और मैं बोलूंगी आए थे ना क्वेश्चन, है ना। तो देखो आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन है, हस्तलिपि का खराब होना अधूरी पढ़ाई की निशानी है, कथन किसका है। और हस्तलिपि खराब है तो अधूरी पढ़ाई की निशानी है, किसने बोला है, सीताराम चतुर्वेदी ने बोला है, क्या महात्मा गांधी ने बोला है, क्या चोम्स्की ने बोला है, या वाइगोत्स्की ने बोला, किसने बोला है ऐसा बताओ, कौन है वो कमबख्त जिसने बोला है। सॉरी कमबख्त नहीं है, सॉरी वर्ड यूज नहीं करना चाहिए ऐसा, ठीक है। बताइए बताइए, हमें याद करना पड़ रहा है तो गुस्सा आता है कभी कभी, ऐसा स्टूडेंट लाइफ में है ना, आता है ना। बताओ क्या हो जाएगा आंसर, महात्मा गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता है, बहुत ज्यादा आदर करते हैं हम इनका, महात्मा गांधी इसका आंसर हो जाएगा। ओके आगे चलते, अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन सत्य है, बताना है कि कौन सा कथन जो है इनमें से सत्य है, बाकी सब रॉन्ग है, एक सत्य है, बताने सत्य कौन है, कौन सा है। मारिया मांटेसेरी ने मांटेसेरी विधि का विकास रूस विश्वविद्यालय में मंदबुद्धि बालकों की चिकित्सा हेतु उनकी शिक्षा हेतु किया था। अनुकरण विधि करके सीखने पर बल देता है। बुनियादी शिक्षा में अनुकरण विधि का उपयोग किया जाता है, या फिर ये सभी, बताइए क्या ये सभी सही है, या फिर ये वाला सही है, या ये वाला। देखो देखो तो बताओ कौन सा ऑप्शन आपको बेटर लग रहा है, कौन सा सत्य है, यहाँ पर क्या सत्य हो जाएगा यहाँ पर। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये तीनों ही क्या है, राइट है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला, ये सभी आंसर हो जाने वाला है। आगे चले अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बिल्कुल आंसर हो जाएगा डी वाला, ठीक है। आगे चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण शैक्षिक सत्र की समाप्ति पर कौन सा सतत मूल्यांकन किया जाता है। जब आपका पूरा साल खत्म हो गया है, खराब नहीं हुआ है, ठीक है, खराब नहीं हुआ है, ठीक है, खत्म हो जाता है, जब आपको सीख लेते हो तो उसके बाद मूल्यांकन किसे किया जाता है, कैसे, कौन सा मूल्यांकन किया जाता है, निदानात्मक मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन, संकलनात्मक मूल्यांकन, या इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा मूल्यांकन किया जाता है आपका, कौन सा किया जाता है, संकलनात्मक, कौन सा, संकलनात्मक मूल्यांकन किया जाता है। ओके आगे चलते हैं, कौन सी विधि में एक समान ध्वनि वाले शब्द बताए जाते हैं। ऐसी कौन सी विधि है जिसमें एक समान स्वर वाले आपको क्या बताए जाएंगे, ध्वनि वाले शब्द बताए जाएंगे। बताओ, कहानी विधि, ध्वनि साम्य विधि, समवाय विधि या वाक्य विधि। तो बिल्कुल इजी सा है, जब ध्वनि के बारे में पूछा गया बिल्कुल राइट आंसर कर रहे हो आप, देसी लोग बिल्कुल आंसर कर रहे हो आप टाइम से टाइम पर। मैं ना ज्यादा ध्यान नहीं दे रही थी, वैसे बिल्कुल राइट आंसर कर रहे हो आप, बहुत सारे क्वेश्चन का राइट आंसर किया आपने, ठीक है। अब बताओ मेरे को यहाँ पे, गुड जॉब यार, गुड जॉब, बेस्ट कर रहे हो आप, है ना। यहाँ पे बताओ कौन सी विधि में एक समान ध्वनि वाले शब्द बताए जाते हैं। ध्वनि से क्या हो जाएगा, ध्वनि साम्य विधि, यानी बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्वनि साम्य विधि। ओके आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में श्रव्य सामग्री कौन सी है। श्रव्य सामग्री कौन सी है जिससे सुना जाता है, भाई सुनने वाली सामग्री कौन सी है। मॉडल, मानचित्र, रेडियो या चार्ट, किसको सुनते हो आप। श्रव्य विधि कौन सी होती है, मॉडल नहीं, मानचित्र बिल्कुल नहीं, क्या हो जाएगा, रेडियो, क्या हो जाएगा, रेडियो। भाई इतना इजी आंसर, इतना इजी क्वेश्चन था और आंसर भी इजी था, क्या था, रेडियो। ऐसे क्वेश्चन हम एग्जाम में ऐसे करके आएंगे फटाफट से, है ना, यूं चुटकियों में करेंगे, चुटकियों में, है ना, बिल्कुल राइट आंसर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, कौन सा पुस्तक का बाह्य गुण है। पुस्तक के बाहर का गुण कौन सा है, ठीक है, अंदर गुण नहीं पूछा गया, बाह्य गुण कौन सा है, ठीक है, बाहर से पुस्तक का आवरण, मुद्रण, साज सज्जा या ये सभी। बताओ कौन सा पुस्तक का बाह्य गुण है। तो भाई उसका पुस्तक का आवरण, वो भी इसका गुण होता है, आवरण होना एक गुण है उसका। मुद्रण, उसपे कुछ मुद्रित होता है, वो भी इसका गुण है भाई। ड्रीम डॉक्टर रेडियो, ओके बिल्कुल राइट आंसर। ओके देसी ब्लॉगर एंड ड्रीम डॉक्टर, बेस्ट कर रहे हो आप। आगे देखो, ये सभी बताओ, इसका तो आंसर बता दो। अपने पिछले क्वेश्चन का आंसर क्या है ना, अब इस क्वेश्चन का बताओ मेरे को आंसर क्या होगा। बताइए 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 बताइए, कौन सा पुस्तक का बाह्य गुण है। तो भाई पुस्तक का आवरण भी गुण है, मुद्रण भी गुण है और साज सज्जा भी गुण है, तो कौन सा हो जाएगा, डी वाला, ये सभी बिल्कुल राइट आंसर। ओके डी वाला इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं,
तो वही न्यू न्यू स्टूडेंट से मिलना हुआ आपसे देसी ब्लॉगर एंड ड्रीम डॉक्टर। ओके, जो यहाँ पे कमेंट करता है ना, मैं ना उन स्टूडेंट को हमेशा याद रखती हूँ। उनको पता है जो पिछले वाले चैनल पे हल्दी घाटी कोचिंग क्लासेस पे से जुड़ते थे, वैसे आप में से कोई नहीं है ना, फर्स्ट टाइम मैंने यहाँ पे आपको फर्स्ट टाइम देखा है, ठीक है, क्योंकि न्यू चैनल तो न्यू स्टूडेंट से मिलना हुआ, पुराने स्टूडेंट तो चले गए है ना, वो नहीं आए, उनको बोला गया पर वो नहीं आए है ना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भाषा शिक्षण का सिद्धांत है। क्या सिद्धांत? अनुपात एवं क्रम का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत या सभी? भाषा शिक्षण है ना, उसका सिद्धांत क्या होता है? जैसे लोग नाइस क्लास फ्रेम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप जब स्टूडेंट जुड़ते हैं ना, उनका प्यार मिलता है तो बहुत ज्यादा अच्छा गुड फील होता है मेरे को, मतलब कि और ऐसा होता है ना कि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, थोड़े टाइम पढ़ते हैं और फिर भूल जाते हैं, फिर अच्छा नहीं लगता, बहुत सारे भूल जाते हैं, इसीलिए वैसे आपसे अभी मिलना हुआ है ना, तो आप सभी मेरे को जानते हो, वैसे क्लासेस अपलोड की गई थी रिकॉर्डेड बहुत सारी, तो जानते होंगे आप है ना। मैथ्स और रीजनिंग की होगी ना, फर्स्ट टाइम देख रहे होगे हिंदी शिक्षण वीडियो के साथ, तो मेरे को कुमकुम मैम आपको जानती हो, अच्छा जानते हो, जुड़े हुए थे क्या आप हल्दी घाटी कोचिंग क्लासेस के साथ? नहीं जानती यार, सॉरी। बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा, ठीक है। भाषा शिक्षण का सिद्धांत ये तीनों ही हो रहे हैं, ठीक है, तो डी वाला इसका आंसर हो जाएगा। हम बातों से भटक गए, हम अपनी टॉपिक से भटक गए, किसकी वजह से? बातों की वजह से, ठीक है। डी वाला बिल्कुल राइट आंसर, ड्रीम डॉक्टर आदेशी लोग बिल्कुल राइट आंसर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है छात्रों को व्याकरण की विभिन्न प्रणालियों का ज्ञान कराना कौन से उद्देश्य में आता है? कि आपको व्याकरण प्रणालियों का ज्ञान कराना है, किस उद्देश्य में शामिल है आपका? ज्ञानात्मक उद्देश्य में, कौशलात्मक उद्देश्य में, रुचि उद्देश्य में, अभिवृत्ति उद्देश्य में? आप व्याकरण का ज्ञान करा रहे हो, इसके पीछे का उद्देश्य क्या होगा आपका? बताइए मेरे को। क्या ज्ञानात्मक उद्देश्य, क्या कौशलात्मक उद्देश्य, या रुचि उद्देश्य, अभिवृत्ति उद्देश्य? कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा ये बताइए। तो भाई हम जो व्याकरण का ज्ञान करा रहे, क्या करा रहे? ज्ञान करवा रहे, तो उद्देश्य भी क्या है? ज्ञानात्मक उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? ज्ञानात्मक उद्देश्य है। मैं तो बूंदी से हूँ। अच्छा, बहुत दूर से हो, मतलब दूर से, ज्यादा दूर से नहीं हो, राजस्थान से हो ना, बूंदी से हो, ठीक है। मैं आ रही हूँ आपसे मिलने बूंदी। बिल्कुल राइट आंसर ए वाला, देसी लोग। ओके, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्टूडेंट बहुत दूर दूर से आते हैं ना, चित्तौड़ से तो कोई है नहीं है ना, चित्तौड़ से है क्या कोई? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है। यह कथन किसका है? किसका कथन है? कामता प्रसाद गुरु। भाई ऐसे नाम लग रहा है मेरे को कि ये तीन लोगों का नाम है ना, आपको भी ऐसा फील हुआ? अगला स्वीट भोलानाथ तिवारी, बाबूराम, ठीक है, बाबूराम, अच्छा है, बाबू और राम, ठीक है। बताओ आंसर क्या होगा इसमें? मैं आ रही हूँ पक्का। निर्मा बंजारा, मैं चित्तौड़ से हूँ, ठीक है, हम भी चित्तौड़ से हैं। चित्तौड़ से भी कोई आया पढ़ने के लिए, ठीक है, लगा, अच्छा लगा मेरे को कि चित्तौड़ वाले भी पढ़ रहे हैं थोड़े, ठीक है। बताओ आंसर क्या होगा इसका? किसने बोला है ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है? ऐसा किसने बोल दिया? कौन था वो? बताओ मैं, कौन थे वो? स्वीट भाई साहब थे। कौन थे? स्वीट थे, वो स्वीट थे, तभी तो उन्होंने ऐसा बोला, ठीक है, वो स्वीट थे। कौन थे? वो स्वीट थे। ओके, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? वो वाला स्वीट, इसका आंसर हो जाएगा। क्लास अच्छी लगी ना तो प्लीज यार एक लाइक जरूर कर देना यार। यहाँ पर लाइक्स की इतनी कम संख्या दिख के तो यार मेरे को ना दिल पे ना धक्का लगा है मेरे को। प्लीज यार लाइक कर देना, प्लीज प्लीज प्लीज। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना, ठीक है, और क्लास खत्म होने के बाद कमेंट करना मत भूलना, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा कथन जो है ना वो सत्य है? यहाँ पे कौन सा कथन जो है ना सत्य है? कोई न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। प्रमाणीकृत परीक्षण औपचारिक होता है, प्रमाणीकृत परीक्षण विश्वसनीय और वैध होता है, ये कुछ विशेषज्ञों की समिति द्वारा किया जाता है, ये सभी। कौन सा कथन सत्य है बताइए? कौन सा कथन सत्य है बताइए? प्रमाणीकृत परीक्षण औपचारिक होता है, हाँ जी होता है। प्रमाणीकृत परीक्षण विश्वसनीय और वैध होता है, हाँ जी होता है। ये कुछ विशेषज्ञों की समिति द्वारा किया जाता है, यस। तो कौन सा हो जाएगा? डी वाला, ये सभी इसका आंसर हो जाएगा। ओके, डी वाला ये सभी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उसी के साथ आज की क्लास यहीं करेंगे समाप्त। अगर आपका प्यार ऐसे मिलता रहा ना
तो हिंदी शिक्षण वीडियो पे डेली ऐसी क्लासेस आपके लिए आती रहेगी, जहां पर आपको एमसीक्यू क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए जाएंगे, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके और आप अपने मतलब कॉन्फिडेंट फील कर सके। जैसे कि अभी शायद में जैसे आंसर आते हैं वैसे शायद में आंसर ना आए, और एग्जैक्टली यही आंसर है, ऐसा एग्जाम टाइम में एग्जाम हॉल में जब बैठे हो ना, आपको लगे हाँ जी हमने कुछ तो पढ़ा है, जब हम क्वेश्चन देखे तो हाँ लगे। तो ऐसे क्वेश्चन ही आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है। हमारा यही ट्राई रहेगा कि बेटर से बेटर कंटेंट आपको दिया जाए, ठीक है। तो इसी के साथ मैं इस क्लास से आपसे विदा लेना चाहूंगी। आपसे मिलेंगे, ऐसे ही आपका प्यार मिलता रहा तो मिलते रहेंगे, ओके। तो चलते हैं, मिलेंगे आपसे कल, ओके। बाय बाय। थैंक यू सो मच, निर्मा बंजारा एंड ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच, बाय।